that is about molecular basis of inheritance. बेटा इससे पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, कि जो इनहेरिटेंस है, जो कैरेक्टर माँ बाप से बच्चे में जा रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होने लग रहे हैं, उसके प्रिंसिपल क्या थे, उसके कौन कौन से सिद्धांत थे, जिसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंट वगैरह, ये चीजें हमने पढ़ी थी। बट इस चैप्टर का नेम है दैट इज द मोलिकुलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस, कि जो इनहेरिटेंस जो हम बोलते हैं फिर जो पढ़ते हैं, उसको हमें मोलिकुलर लेवल पे ले जाके देखना है कि किस वजह से, किस मॉलिक्यूल की वजह से जो करेक्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं। ठीक है, देखिए मेंडल जी ने भी वर्ड यूज करा था फैक्टर, कि कुछ ऐसी चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो चीज है क्या, उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उसकी जो रियलिटी है कि एक्चुअली में जो फैक्टर वो जीन है, वो चीजें बाद में पता चली, पहले कुछ भी नहीं पता था। तो ये चीजें क्लियर हुई इन 1944। ठीक है, जो 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकार्टी एंड मैकलियोड, इन्होंने इसको प्रूव करके बताया कि जो जनरेशन टू जनरेशन चीजें पास आउट हो रही है दैट इज डीएनए, वो डीएनए। इसकी शुरुआत किसने कर दी थी, एक्सपेरिमेंट की जो शुरुआत करी थी वो 1923 में करी गई थी बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ जी ने करी थी, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोला गया था, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो माइस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के ऊपर किया गया था, माइस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पे किया गया था। कहीं कहीं पे डिप्लोकोकस निमोनिया भी दे रखा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों निमोनिया कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये थे जिसके ऊपर काम किया था, लेकिन इन्होंने हाफ करके छोड़ दिया था। ठीक है, इन्होंने हाफ एक्सपेरिमेंट करके उसको छोड़ दिया था, लेफ्ट हाफ एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ेंगे हम डिटेल से, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। बट जो कंप्लीट किया, बट कंप्लीटेड बाय, वो थे ये 3 साइंटिस्ट, एवरी, मैकलियोड एंड मैकार्डी, जिन्होंने 1944 के अंदर उस इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करके बताया। ठीक है, इन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो डीएनए है वही हेरिडिटी मेटेरियल है जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होने लग रहा है। ठीक है, तो डीएनए इज द हेरिडिटी मेटेरियल which pass from जनरेशन टू जनरेशन, जो जनरेशन से जनरेशन में पास आउट होते रहते हैं। और हमें पता है कि जो डीएनए है उसी से बनता है जीन, और तब डीएनए ही फोल्ड हो जाते हैं हाई लेवल पे, तो उसी से बन जाता है आपका क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमें सबसे पहले डीएनए के बेसिक के बारे में जानना है, उसके बाद में फिर हम आगे जो इसका पासेज है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करे गए थे उनको हमें यहाँ पर डील करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ हिस्ट्री की बातें करते हैं कि डीएनए किसने फाइंड आउट किया, न्यूक्लियस किसने फाइंड आउट किया, कौन कौन से टर्म दी, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। एक बार हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक नाम आता है दैट इज फ्रेडरिक मिक्सचर, एफ मिक्सचर जिसको बोलते हैं, फ्रेडरिक मिक्सचर। ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर जी ने न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियस फ्रॉम पस सेल ऑफ आउल, एंड यानी कि जो न्यूक्लियस था किसका, पस सेल का। पस सेल का मतलब जो चोट लगने के बाद जो मवाद हो जाती है वो निकाली, और वो इन्फेक्टेड या फिर जो इंजर्ड आउल था उससे निकाला गया, एंड दैट मटेरियल कोल्ड न्यूक्लिन, और फ्रेडरिक मिक्सचर ने उसको क्या बोला, न्यूक्लिन बेल।
ठीक है। जो मटेरियल था न्यूक्लियस से निकाला फ्रॉम द फर्स्ट सेल ऑफ द इंजर्ड आउल सेल, और उस जेनेटिक मटेरियल को क्या बोला गया, न्यूक्लिन बोला गया। स्टार्टिंग में नहीं पता था कि क्या है, लेकिन उसने उसको न्यूक्लिन बोल दिया। अब उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, हर्टविग जी। हार्डविक जी ने बताया कि जो न्यूक्लियन है एक्चुअली में वही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द कैरियर ऑफ द हेरिडिटी ट्रेट। जो ट्रेट जो पास आउट हो रहे हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसको लेके जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियन। और न्यूक्लियन किसने बोला था, फेडिंग मिस्टर एफ मिस्टर ने बोला था। तो हार्डविक जी ने प्रपोज्ड न्यूक्लियन टू बी द कैरियर ऑफ हेरिडिटी ट्रेट। ठीक है, हेरिडिटी ट्रेट को कैरियर करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है दैट इज द न्यूक्लियन। और ये बात किसने बताई, हार्डविग ने बताई। ठीक है, उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए, आल्टमैन जी। इनका नाम भी काफी पूछा जाता है। इन्होंने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए और आरएनए, दे आर द एसिडिक इन नेचर। कैसे नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं। तो इन्होंने न्यूक्लियन को बदल के क्या इसका नाम रख दिया, न्यूक्लिक एसिड इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो आल्टमैन एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ डीएनए एंड कोल्ड इट, और इसको क्या बोल दिया गया, न्यूक्लिक एसिड बोल दिया गया। बेटा कोल्ड इट न्यूक्लिक एसिड, और इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। यहां से बहुत बार पूछा जाता है कि हु गिव द न्यूक्लिक एसिड टर्म। 4 नाम दे देते हैं साइंटिस्ट के, और उसमें से एक आपको आल्टमैन जी का भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में एक नाम आता है P11। ठीक है, P11 जी ने डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड और डिऑक्सीराइबोज शुगर के नेचर को एक्सप्लेन किया, और जो केमिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की वो भी P11 जी ने एक्सप्लेन करी। तो P11 एक्सप्लेन केमिकल नेचर ऑफ डीएनए एंड explain phosphoric acid and deoxyribose शुगर नेचर। इनके नेचर को एक्सप्लेन किया इन्होंने। ठीक है, देखिए फाइंड आउट किसने करा, सबसे पहले फेडिंग मिक्सचर ने, एफ मिक्सचर ने डीएनए को निकाला फ्रॉम द न्यूक्लियस फ्रॉम द फर्स्ट सेल ऑफ द इंफेक्टेड आउल, और इसको क्या बोला गया, न्यूक्लियन बोला, डीएनए फ्रॉम। हार्डविक जी ने बताया कि हेरिडिटरी मटेरियल है जो करेक्टर को पास आउट करता है। आल्टमैन ने इसको न्यूक्लिक एसिड बताया और डीएनए का एसिडिक नेचर भी एक्सप्लेन किया। P11 जी ने केमिकल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया कि जो डीएनए वो एसिडिक नेचर की है, और जो एसिडिक नेचर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से आता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, एसिडिक नेचर is due to presence of PO4 नेगेटिव, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, और इनको एक्सप्लेन किया। अब हमें पता है कि जो डीएनए है दैट इज लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल। आप लोगों ने 11th में बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा एक, ठीक है, और वहां पर आपने नाम पढ़ा है किसका,
शुगर का पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा है, दूसरा प्रोटीन पढ़ा है, तीसरा एक आपने लिपिड पढ़ा होगा जो वेट के अकॉर्डिंग बायोमोलिक्यूल की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, मैक्रोमोलिक्यूल की, और लास्ट बना जाता है आपका डीएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा बायोमोलिक्यूल है या फिर मैक्रोमोलिक्यूल है। और हमें पता है कि जो डीएनए दैट इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए है, डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ किसका पॉलीमर है, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ी हुई है और उसकी वजह से एक लंबी सी चेन बन चुकी है। जो डीएनए का जो दूसरा नेम है, डीएनए आल्सो नोन एज पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड की चेन उधर है, कितनी चेन है, पेयर, पेयर का मतलब दो, और जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेन में यानी कि पॉलीमर है। तो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन या फिर पेयर ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन भी बोल सकते हो, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक चेन की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में बात है। बेटा नेक्स्ट है अब इसके हम डीएनए के कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि डीएनए के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट में आने से पहले एक बार मैं न्यूक्लियोटाइड के नंबर की बात कर देता हूं कि जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर है वो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि स्पीसीज में अलग अलग होगा, लेकिन अगर हम ऑर्गन की बात करें सेम स्पीसीज के ऑर्गन की, तो नंबर कैसे रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डिफरेंट स्पीसीज या फिर ऑर्गेनिज्म। देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि एक स्पीसीज में जो नंबर हैं वो क्या रहेंगे बेटा, फिक्स रहेंगे। सॉरी, एक स्पीसीज के जितने भी मेंबर हैं सब में क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। बट जो अलग अलग स्पीसीज हैं, जो अलग अलग स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें नंबर क्या करेंगे, वेरी करेंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, यहां से भी कुछ क्वेश्चन निकलते हैं। कैसे क्वेश्चन निकलते हैं एक बार वो देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम ह्यूमन का ही करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर मेनली ह्यूमन के बारे में बात करनी है। तो बेटा फर्स्ट वन एग्जांपल इज द ह्यूमन, ह्यूमन में बात करेंगे। दूसरा हम जो एग्जांपल पढ़ेंगे दैट इज ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरिया का, ये दोनों काफी मेन है। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं फेज, लैम्बडा फेज। आपने पढ़ा होगा कि जो फेज वर्ड है वो किसके लिए यूज करा जाता है, वायरस के लिए यूज करा जाता है। और यहां पर एक वायरस और है दैट इज द 5x174 फेज। बेटा ये वायरस के नेम है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो इनमें कौन से टाइप का जेनेटिक मटेरियल वो बता देते हैं। जो ह्यूमन में है दैट इज द डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है और डीएनए नेचर का है। ई कोलाई में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। फेज में अगर बात करोगे तो दैट हैव द डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और बेटा जो ये है ये सबसे मेन है फॉर द कंपटीशन एग्जाम। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। दैट हैव द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। आपने 11th में पढ़ा था कि वायरस हैव द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक मेटेरियल। जो वायरस उसमें 4 अलग अलग तरह के जेनेटिक मेटेरियल हो सकते हैं। मे बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वायरस की मैं बात कर रहा हूं, वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है।
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। तो वायरस में ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक मेटेरियल की पॉसिबिलिटी है। बट इस चीज का ध्यान रखना कि इन चारों में से सिर्फ एक ही टाइप मिलेगा वायरस में, कभी भी चारों टाइप एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। तो सिंगल वायरस है ओनली सिंगल टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नॉट मोर देन 1। एक से ज्यादा कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये हो गए इनके न्यूक्लिक एसिड का टाइप कि कौन सा एसिड होगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं यहां पर न्यूक्लियोटाइड के नंबर की। ह्यूमन की एक सेल में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब यहां पर आंसर आ जाता है हैप्लॉइड या डिप्लॉइड के रिस्पेक्ट में कि किसकी बात करने लग रहे हैं। अगर बेटा हम बात कर देंगे किसकी, हैप्लॉइड सेल की, तो नंबर आ जाएंगे 3.3 इंटू में 10 की पावर 9 बेस पेयर। डबल स्टैंडर्ड है तो क्या जाएगा, बेस पेयर है, और 3.3 इंटू में 10 की पावर 9 ये किसका है, हैप्लॉइड सेल का है। अगर बेटा मैं डिप्लॉइड का पूछूं तो क्या हो जाएगा, बोलो। अगर डिप्लॉइड की बात कर देंगे तो बेटा फिर आ जाएगा 3.3 की जगह पर आ जाएगा 6.6 इंटू में 10 की पावर 9 बेस पेयर। ये किसका जाएगा, 2n। बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज रहते, कई बार पूछ ले जाते। एक बार क्वेश्चन मेरे को याद है एक एग्जाम में पूछा गया था, ये दे रखी थी 3.3 इंटू में 10 की पावर 9 बेस पेयर। वो पूछा गया था कि इट इज द वैल्यू ऑफ द हैप्लॉइड ह्यूमन सेल, डिप्लॉइड ह्यूमन सेल, बोथ और नन ऑफ दिस। तो उसमें आंसर आ जाएगा दैट इज ऑफ द हैप्लॉइड। ठीक है, इसी तरीके से बेटा इकोलाई में होगा 4.6 इंटू में 10 की पावर 6 बेस पेयर। बेटा ये हैप्लॉइड का है डिप्लॉइड का है, डिप्लॉइड तो वो तब होगा तब उसमें 2 पेरेंट्स हो, गैमेट का फ्यूजन हो, तब डिप्लॉइड सेल की बात हो, तो दैट इज ऑफ द हैप्लॉइड। जो ये है लैम्डा फेज है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड के नंबर है दैट इज 48,502 बेस पेयर है ना, 48,502 बेस पेयर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसमें कितने बेस पेयर होंगे बताओ, 5 इंटू में 174, याद करना 174, ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन है, ये नेम दे रखा है। इसमें आ जाएगा 5,386 बेस पेयर। लिखो क्या, बेस पेयर ना कि सिर्फ आएगा बेसिस, क्योंकि देखो यहां पर लिखा गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। भाई पेयर तो तब होता ना, तब मैं इधर डबल स्टैंडर्ड करता, तो जो पेयर बनेगा वो तो डबल स्टैंडर्ड के बीच में बनता। तो बेटा सिंगल स्टैंडर्ड तो यहाँ पर कभी भी बेस पेयर नहीं लिखेंगे, तो आएगा बेसिस ड्यू टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सो पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। सो पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए पेयरिंग नहीं है। तो यहां पर सिर्फ बेसिस आएगा, बेस पेयर नहीं आएगा। इवन यहां से भी बच्चों को कंफ्यूज करा जाता है। आपको दे देते हैं और पूछ लेते कि भाई 5 इंटू 174 में कितने बेस पेयर होंगे। कुछ में नंबर की गड़बड़ी कर देते हैं, कुछ में बेस पेयर लिख देते हैं, बीपी लिखेंगे, पूरा भी नहीं देंगे आपको, बी और बीपी लिखा होगा है ना, बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, दिस वन इज द बेस पेयर। तो बच्चों के दिमाग में वही यूनिट रहती जो सुनते आ रहे हैं बेस पेयर, बट यहां पर आएगा बेसिस, बी सिर्फ लिखा होगा, ओनली बी आप यूज करो, ठीक है, 6 नहीं है, दिस वन इज द बेस। क्लियर होगा ये। तो ये एनसीईआरटी में गिवन नंबर है न्यूक्लियोटाइड के, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए मेन बन जाते हैं बेटा। उसके बाद में हम आ जाते हैं, हमने अभी बात करी कि जो डीएनए दैट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। भाई न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से ये बना है, एंटी जहां पर भी लिख रहा हूं दैट्स मीन द न्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए की जो सबसे छोटी यूनिट हो गई वो कौन सी हो गई, न्यूक्लियोटाइड हो गई।
जैसे आप देखते हो प्रोटीन में सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई, अमीनो एसिड। शुगर में अगर बात करते हो तो आ जाती है आपकी मोनोसेक्राइड। इसी तरीके से अगर फैट की बात करोगे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और इसी तरीके से अगर आप डीएनए या आरएनए की बात करोगे तो जो सबसे छोटी जो कंप्लीट यूनिट है दैट इज द एंटी, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। तो इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के हम ब्रैकेट में डाल लेते हैं डीएनए और इवन आरएनए भी हो सकते हैं। देखिए मोस्टली ऑर्गेनिज्म में जितने भी बड़े हैं सभी के केस में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। बट कुछ वायरसेस ऐसे जिसके केस में आरएनए में होता है, जैसे कि रिट्रोवायरस, तो वहां पर भी आ जाते हैं। लेकिन सभी का जो कॉमन है दैट इज द न्यूक्लियोटाइड, सभी में न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। अब न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है वो हमें देखना है। एक न्यूक्लियोटाइड कुछ ऐसे बनता है, पी का मतलब फॉस्फेट, एस शुगर, और यहां पर फिर एनबी दैट इज नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, फिर यहां पर इसी तरीके से पी फॉस्फेट, एस शुगर, एनबी यहां पर नाइट्रोजिनस बेस। फिर सेम एज इट इज यहां पर पी फॉस्फेट, एस शुगर, एनबी नाइट्रोजन बेस। ठीक है बेटा, जो ये आपके सामने बनाए हैं अभी मैंने, ये जो है एक, ये जो बन गया वो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। ये बेटा एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और इसी तरीके से तीसरा न्यूक्लियोटाइड हो। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, दैट इज फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस कॉम्बिनेशन। तो दिस वन इज द वन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है, पी यानी कि फॉस्फेट का बना हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड, PO4 नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। एस मीन दैट इज शुगर। डीएनए के अंदर बेटा कौन सी शुगर होगी, दैट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। एंड बेटा एनबी इज द नाइट्रोजिनस बेस, दिस वन इज द नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि कुछ ऐसे बेस पेयर हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन यूज हो रहे हैं। कौन कौन से होंगे, डीएनए में होते ए टी जी सी, और अगर आरएनए की बात कर दोगे तो वहां पर आ जाएगा यू। इनका फुल नेम क्या है, कैसे बनते हैं, उनके भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये एक क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। ये तो एक सिंगल चेन हो गई, एक सिंगल स्ट्रैंड हो गया पॉलीमर का। अब इसी तरीके से यहां पर भी इसके सामने भी होगा फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फिर यहां पर फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, फिर यहां पर फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ऐसा होगा बेटा। अब यहां पर भी देखो वही चीज बनने लग रही है, एक फॉस्फेट है, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। यहां पर एक फॉस्फेट, एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। एक फॉस्फेट, एक शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, तीसरा न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब यहां पर मान लो जैसे नाइट्रोजनस बेस पे मैं लिख दूं ए, तो सामने क्या जाएगा टी, ए और टी के बीच में बॉन्डिंग हो जाए। ये नाइट्रोजनस बेस है, ए और टी, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल वगैरह। ये जैसे मान लो यहां पर मैंने लिख दिया जी, तो बेटा यहां पर क्या जाएगा सी। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है काफी कुछ बायोमोलिक्यूल्स में। यहां पर अगर मान लो टी है तो यहां पर क्या जाएगा ए। ठीक है, ऐसा। अब देखो ये दो स्टैंड बने तो पेयर हो गया भाई, दो एक साथ में क्या कहलाएगा, पेयर। किसका पेयर है, न्यूक्लियोटाइड का पेयर है। तो हमने डीएनए का दूसरा नाम क्या बोला था, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन।
जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है और एक चेन के अंदर काफी सारे हैं, उसको आप डीएनए बोलते हो। तो ये डीएनए हो गया ना डबल स्टैंडर्ड। बोले क्लियर है कि नहीं है भाई? अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है और कौन कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है। एक बार मैं आपको बॉन्डिंग भी इधर बता देता हूं, आगे आपको हेल्पफुल रहेगी। देखिए, एक जो फॉस्फेट है, ध्यान देना, यहां पर एक फॉस्फेट 2 शुगर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड कर रहा है। तो ये एक एस्टर बॉन्ड है जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में बन रहा है, एक एस्टर बॉन्ड है। दिस वन इज द एस्टर बॉन्ड। और यहां पर देखो, एक फॉस्फेट 2 शुगर के साथ में बना रहा है, तो कौन सा बन गया? दैट इज फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बन गया। इसको आप फॉस्फो एस्टर भी बोल सकते हो, सिंगल है तो फॉस्फो एस्टर भी बोलोगे, लेकिन एक फॉस्फेट 2 शुगर के साथ में कर रहा है तो फॉस्फो डाइएस्टर। ठीक है। दूसरा यहां पर देखिएगा कि ये जो है शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन बेस, इसके बीच का जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, ये जो डार्क इधर मैं करके दिखा रहा हूं, जो एक शुगर और नाइट्रोजन के बीच में प्रेजेंट है, इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी प्रेजेंट है। तो बेटा जो शुगर और नाइट्रोजन के जो बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस वन इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगा? शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तीसरा बच गया, जो ये नाइट्रोजन बेस है जी, सी या फिर टी ए, इनके बीच जो ये मैंने लाइन लगा रखी है 3 और 2। बेटा जो भी ये लाइन लगी हुई है आपके सामने, चाहे 3 लगा रखी है चाहे मैंने 2 लगा रखी है, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा हो गया है? हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, H बॉन्ड हो गया। आई थिंक शायद क्लियर होगा। डीएनए की स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड, न्यूक्लियोटाइड क्या है, कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, वो हमने यहां पर देखे। ठीक है। एक बार मैं आपको यहां पर न्यूक्लियोसाइड और बता देता हूं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, वो हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए, हमने बोला कि फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन तो क्या बना रहा है हमारा? एक न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। ठीक है। बट अगर मान लो मैं इस न्यूक्लियोटाइड में से एक फॉस्फेट को निकाल दूं, एक फॉस्फेट निकल गया, तो अभी हमारे पास में सिर्फ क्या बचेगा? वी हैव ओनली द शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस। तो हमारे पास में शुगर और नाइट्रोजनस बेस ही बचा। एंड दिस कॉम्बिनेशन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, इन्होंने द न्यूक्लियोसाइड। ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी छोटी यूनिट कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, कैसे अरेंज होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली है। अभी हमें जो डीएनए के 3 मेन कंपोनेंट है या फिर जो न्यूक्लियोटाइड के 3 मेन कंपोनेंट हैं, उनके बारे में बात करनी है। तो डीएनए है 3 कंपोनेंट। डीएनए के अंदर मेनली 3 कंपोनेंट है। बेटा 3 कंपोनेंट कौन कौन से जो हमें पढ़ने हैं डिटेल से, एक एक की स्ट्रक्चर हमें डिटेल से डील करनी है। पहला आ गया दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, पहला है फॉस्फोरिक एसिड। दूसरा है दैट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर, सेकेंड वन इज द डीऑक्सी राइबोज शुगर। तीसरा है दैट इज नाइट्रोजिनस बेस। ये 3 कंपोनेंट है जो हमें डिटेल से पढ़ने, एक एक करके हम सभी के स्ट्रक्चर देखेंगे, सभी का अरेंजमेंट देखेंगे, कैसे कैसे ये अरेंज होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम इनके बारे में बात करते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज और नाइट्रोजन बेस के। ठीक है। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।